अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक मेंटर्स एकेडमी। अब इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। जैसे कि हमारा वर्ड बता रहा है मेम्ब्रेनो मीन आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव का वर्ड बता रहा है आपके वहाँ पे प्रोलिफरेशन हो जाएगी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वर्ड आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी ग्लोमेरुला के अंदर आपके वहाँ पे जो हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे मेम्ब्रेनो से हमारी आ जाएगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और प्रोलिफरेशन से आपके वहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो आपके क्या करेंगे, अपने आपको वहाँ पे प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपके वहाँ पे हो जाएगी इन्फ्लेमेशन। अब होता है इसके अंदर कुछ यूँ है कि आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, आपके वहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे आपके कुछ इम्यून कम्प्लेक्स आपका वहाँ पे या कुछ इस तरह का कोई सीन हुआ वहाँ पे कि वहाँ पे हमारी हो जाए आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपका वहाँ पे स्टार्ट हो गया। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, वो क्या करेगा आपके वहाँ पे ये प्रोटीएजेज लाइपेजेज वगैरह इस तरह की आपकी चीज़ें वहाँ पे ऑक्सीडेजेज वगैरह आपकी रिलीज करवाएगा। वो क्या करेंगे आपके वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देंगे आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन को। और उसके बाद अब आपकी जैसे मेम्ब्रेन डैमेज होगी, आपके वहाँ से ब्लड वगैरह आपका लीक आउट होना शुरू हो जाएगा। ब्लड आपका लीक आउट हो रहा है तो आपका डेवलप हो रहा है आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम। और उसके बाद ये इतना आपका डैमेज कर देगा कि आपका वहाँ पे चार्ज बैरियर जो है आपका वो भी आपका डैमेज हो जाएगा, और पेशेंट जो है आपका वो प्रेजेंट कर जाएगा विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें जो होता है कि आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी, अपने आप को ठीक कर लेगी, आपकी थिकनिंग ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद आपकी जैसे ही आपकी मेम्ब्रेन ठीक हुई, अब वहाँ पे हमारे जो मेसेंजियल सेल्स बने हुए हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को वहाँ पे प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे। और वो ऐसे सिंपल वाली प्रोलिफरेशन नहीं करते, वो क्या करते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी पड़ी हुई है और इसने क्या किया, अपने आप को वहाँ पे थिक करना शुरू कर दिया, आपकी ये थिकनिंग हो गई ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। अब क्या होता है, आपके यहाँ पे जो मेसेंजियल सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक मेसेंजियल सेल पड़ा हुआ है, अब ये क्या करेंगे, अपने आप को मतलब सिंपल वाली आपकी प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, आपकी यहाँ पे एक साइड पे आपकी मेम्ब्रेन जो है आपकी जहाँ पे आपकी ठीक हुई है उसके अंदर ही अपने आप को प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, अपने आप की इन ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपकी यहाँ पे इन ग्रोथ हुई, अब यहाँ पे आपकी जो है एक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी एक ऊपर की तरफ हो गई और उसके बाद आपकी यहाँ पे नीचे की तरफ हो गई। अब ये जो हमारी अपीयरेंस है, मतलब जिसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन आपके ऊपर भी है नीचे भी है, सेंटर में आपके यहाँ पे पड़े हुए ग्लोमेरुलर ये हमारे मेसेंजियल सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, हमारी ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसमें क्या होती है, आपकी ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी ये स्प्लिट हो जाती है और आपको करैक्टरिस्टिक अपीयरेंस वहाँ पे देती है हमारी ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस वाली। अब इसमें क्या होता है, आपके वहाँ पे जैसे ही आपका वहाँ पे ये हमारी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी ये ठीक हुई, अब इसने क्या किया, वहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस दी, आपकी डैमेज हो रहा है वहाँ पे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो गया। अब ये जो हमारी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये हमारी है दो टाइप्स की। अब इसमें आपके टाइप्स जो है ये हमारे डिफरेंस है, या आपके जो इम्यून कम्प्लेक्स है आपका वहाँ कहाँ पे आपका डेपोजिट हो रहा है, और उसके बाद आपके इम्यून कम्प्लेक्स आपका है किस तरह का, इस हिसाब से आपकी इसकी टाइप्स है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, आपका कोई भी पेशेंट जो है उसके अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन है कोई, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है उसके अंदर आपकी हेपेटाइटिस है या हेपेटाइटिस बी सी है, आपकी इन्फेक्शन है वहाँ पे। अब उसमें क्या होता है, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग एंटीजेंस होते हैं वहाँ पे। अब सर्कुलेटिंग एंटीजेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज़ बना देती है। एंटीजन एंटीबॉडी आपके आपस में बाइंड कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, हमारा इम्यून कम्प्लेक्स। अब ये जो हमारा इम्यून कम्प्लेक्स है ये आपका क्या करता है, आपका डेपोजिट होना शुरू हो जाता है आपके किडनीज़ के अंदर। अब किडनीज़ के अंदर ये आपका कहाँ पर डेपोजिट होगा, आपका डेपोजिट होगा सब एंडोथीलियल। अब इसमें क्या है, आपकी ये फॉर एग्जाम्पल आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद आपकी यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ, आपके ये एंडोथीलियल सेल्स पड़े हुए हैं, और ये अब इसके दरमियान आपकी ये वाली जो हो गई आपकी ये मतलब क्या कहते हैं इसे, हमारी ये सब एंडोथीलियल आपकी जो है ना ये डेपोजिशन हो जाएगी। इसमें ये आपके इम्यून कम्प्लेक्सेस जो हैं ये आपके एंडोथीलियम और आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इन दोनों के सेंटर में आपके जो है आपके डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। आपके जैसे ही डेपोजिट होंगे ये क्या करेंगे, आपके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को आपके एक्टिवेट कर देंगे, उसमें आपकी प्रोटीएजेज वगैरह रिलीज होंगे, आपके डैमेज करना शुरू कर देंगे, आपके ये डैमेज हो जाएंगे आपके एंडोथीलियम, उसके बाद आपकी मेम्ब्रेन वगैरह डैमेज हो जाएगी, आपके वहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपके दोनों वहाँ पे आपके डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद जो आपकी ये दूसरे वाली है उसमें क्या होता है, आपका वहाँ पे ये आपके डेपोजिशन नहीं होती आपकी उसके अंदर इम्यून कम्प्लेक्सेस की, उसमें क्या होता है आपका वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन हो रही होती है हमारी C3 की, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसकी आपकी एक्टिवेशन हो रही होती है। अब इसमें जो आपके इम्यून कम्प्लेक्सेस आपके यहाँ पे डेपोजिट हुए, इन्होंने क्या किया, आपका वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया और डैमेज करना शुरू कर दिया। उसमें क्या है, आपकी डेपोजिशन हो रही है इसमें आपकी IgG एंटीबॉडीज़ की, उसके बाद आपके C3 एंटी ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो आपके वहाँ पे आपके डेपोजिट हो रहे हैं, मतलब वो आके लग रहे हैं और वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन काज करवा रहे हैं। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो आपका यहाँ पे अलग तरीके का आपका काम चल रहा होता है। इसमें क्या होता है, आपके ये जो हमारे पड़े हुए हैं ना यहाँ पे हमारे IgG एंटीबॉडीज़, ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी पड़ी हुई हैं या फिर आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इसका काम क्या है, इन्होंने मतलब इसमें जो आपका है आपका प्रेजेंट होता है आपका ये C3 नेफ्रेटिक फैक्टर। अब ये क्या चीज़ है, अब इसमें एक चीज़ आपने जो अभी याद रख लेनी है वो ये कि आपका जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसको जब आपके एक्टिवेट करना होता है उसमें आपका यहाँ पे होता है C3। अब C3 कॉम्प्लीमेंट जो है आपका ये आपका जब टूटता है ये आपके दो आपके जो है पार्ट्स बना देता है, एक C3A
और C3b। लेकिन इन दोनों को ये जो इसने तोड़ा, ये आपका कौन सा यहाँ पे आपका होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे ये C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज का काम क्या है, इसने C3 को कन्वर्ट करना है CA और C3A और C3b में। अब क्या होता है, जैसे आपका ये कन्वर्ट कर देता है C3A और C3b में, आपका ये जो C3 कन्वर्टेज है ये हमारा उसी टाइम आपका इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हुआ, इसने तोड़ा आपके C3 को, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसके बाद ये इनएक्टिवेट हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, आपका ये जो C3 कन्वर्टेज है ये आपका इनएक्टिवेट होता ही नहीं है। अब ये क्यों नहीं हुआ, C3 कन्वर्टेज जो है नॉर्मली आपका क्या था, इसने जैसे ही उसको स्प्लिट किया उसके बाद ये आपका इनएक्टिवेट हो गया। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, आपके C3 के साथ आपकी बाइंड कर जाती है आपकी IgG एंटीबॉडीज़। अब ये क्या करती हैं आपकी, जैसे ही आपकी इसने बाइंड किया, ये क्या कर देती हैं आपकी वहाँ पे जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है उसको ये वहाँ पे आपके स्टेबलाइज कर देती हैं। जैसे ये स्टेबलाइज हुआ, अब ये क्या करेंगी आपकी वहाँ पे इसको इनएक्टिवेट नहीं होने देंगी, इसको प्रिवेंट करेंगी फ्रॉम इनएक्टिवेशन। अगर ये आपका इनएक्टिवेट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो C3 कन्वर्टेज है ये आपका ज़्यादा कन्वर्ट, ये यहाँ पे ये C3 कन्वर्टेज है, ये क्या करेगा आपका यहाँ पे C3 को ज़्यादा कन्वर्ट करेगा C3A और B में। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो आपका ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा होगा, आपके C3 ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। तो C3 के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से आपको वहाँ पे डिक्रीज C3 लेवल आपको सीरम के अंदर आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आपका वहाँ पे इम्यून कम्प्लेक्स आपका डेपोजिट नहीं होता, आपका वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका ये C3 नेफ्रेटिक फैक्टर है, ये क्या है आपकी IgG, और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया आपका वहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया, और इसको हम क्या कहेंगे, हमारी वहाँ पे ये आपका C3 नेफ्रेटिक फैक्टर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, आपके इसने डेपोजिट होना शुरू हो जाना, आपके ये C3s जो हैं इन्होंने आपके वहाँ पे जो है किडनीज जो है आपके वहाँ पे उसने डेपोजिट होना है। लेकिन इसने अब कहाँ पे डेपोजिट होना है, इसने आपके वहाँ पे मेम्ब्रेन्स, आपकी जो ग्लोमेरुलर बेस में मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर इसने आपके डेपोजिट होना है। ऊपर वाले जो था टाइप 1 में उसमें आपकी सब एंडोथीलियल डेपोजिशन थी, टाइप 2 में क्या है आपकी वहाँ पे इंट्रा मेम्ब्रेनस डेपोजिशन है। अब मेम्ब्रेन्स के अंदर डेपोजिट हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, हमारा डेंस डेपोजिट डिजीज़। अब ये आपका वहाँ पे इसके अंदर आपकी IgG एंटीबॉडीज़ आपकी वहाँ पे डेपोजिट नहीं हुई, आपकी क्या डेपोजिट हुआ आपका C3। अब C3 आपका वहाँ पे एक्टिवेट होगा, अब वहाँ पे डेपोजिट हुआ, इसने क्या करना आपका एक्टिवेट कर देना आपका अल्टरनेटिव पाथवे को। अल्टरनेटिव पाथवे आपका जैसे एक्टिवेट होगा, आपका ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, ये क्या करेगा आपका वहाँ पे डैमेज करना शुरू कर देगा, और प्रोटीज़ वगैरह वहाँ पे आपके रिलीज़ होंगे, आपके सेल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और पेशेंट आपका चला जाएगा नेफ्रेटिक सिंड्रोम, उसके बाद आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो हमारी होगी पैथोजेनेसिस। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो अगर टाइप A वाला पेशेंट है तो उसमें आपको वहाँ पे अगर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर हेपेटाइटिस A और B है, सॉरी हेपेटाइटिस B और C है, और उसकी वजह से अब वहाँ पे पेशेंट को पहले से ही हेपेटाइटिस B C थी, लेकिन अब वहाँ पे उसको ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम डेवलप हो गया, और वहाँ पे आपके प्रोटीन यूरिया वगैरह डेवलप हो गया। तो अगर टाइप B C वाला पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसके बाद आपको वहाँ पे ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों आपको वहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो आपकी हो जाएगी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम की वजह से आपको वहाँ पे फेरो नजर आ जाएगा साइन एंड सिम्टम्स में। अब P से क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे प्रोटीन यूरिया, लेकिन इसमें क्या होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम में आपका प्रोटीन यूरिया होता है लेस देन 3.5। H से आपका वहाँ पे हिमाचूरिया हो जाएगा, A से आपको वहाँ पे एजोटीमिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे ग्लोमेरुलस आपका काम नहीं कर रहा। अब क्या हो जाएगा आपके वो आपके जो नाइट्रोजनस वेस्ट है आपकी वो बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे, एजोटीमिया डेवलप हो जाएगा। R से आपको वहाँ पे RBC कास्ट वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। O से आपकी इन्फ्लेमेशन वहाँ पे हुई है, आपका यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ओलिगोरिया हो जाएगा। और H से आपको वहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है आपका हाल मार्क होता है आपकी प्रोटीन्स लॉस होना शुरू हो जाती है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है इसमें। अब प्रोटीन्स आपकी लॉस्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी प्रोटीन्स कम है, बॉडी में प्रोटीन कम हुई तो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी हाइपरप्रोटीनीमिया। हाइपरप्रोटीनीमिया की वजह से आपको वहाँ पे डेवलप हो जाएगा आपका ये एडिमा। एडिमा क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि प्रोटीन्स का काम होता है, इन्होंने ऑन्कोटिक प्रेशर जो है इसको मेंटेन करना होता है, आपके फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देना होता, फ्लूइड बाहर जाना शुरू हो जाएगा आपकी वेसल से, तो आपका पेशेंट जो इसके अंदर आपका डेवलप हो जाएगा ये एडिमा। अब उसके बाद अगर प्रोटीन्स कम है तो अब लीवर ने क्या करना है, प्रोटीन्स वगैरह बनानी शुरू कर देनी है। इसने क्या करना है, खाली प्रोटीन्स नहीं बनानी, इसने बाकी चीज़ें भी बनानी शुरू कर देनी है। उसमें क्या आपकी लिपिड्स बनना शुरू हो जाएंगी, आपको हाइपर लिपिडीमिया नजर आएगा, और लिपिड्स के बढ़ने की वजह से आपके वहाँ पे लिपिड्स फिल्टर ज़्यादा हो जाएंगी, आपको वहाँ पे लिपिड यूरिया वगैरह आपको वहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको नजर आ रहा होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपको जो मतलब आपको सिंपली जो है ना, इसमें आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम की वजह से आपको वहाँ पे हिमाचूरिया वगैरह आपको नजर आ जाएगा, और उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से आपको वहाँ पे प्रोटीन यूरिया आपको नजर आ जाएगा इसमें। अब क्या हो जाएगा, ये तो हमारे हो गए साइन एंड सिम्टम्स। अब जब आप पेशेंट आपका आया है, आपने उसको चेक किया है, आपको कंफर्म हो गया कि पेशेंट जो है इसके अंदर आपके ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो जब उसका आपके उसने आपने उसका वहाँ पे सैंपल लिया आपकी किडनी का,
अब उसके आपने बायोप्सी करवानी है, तो उसमें जब आप लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो यही आपको मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेशन आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। मतलब क्या, आप जैसे ही उसको चेक करेंगे आपको ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर आपको वो हाइपर सेलुलर नजर आ जाएगी, और प्रोलिफरेशन की वजह से आपकी वो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी वो थिक हो जाएगी। उसके बाद जब इसी सैंपल को आपके लेके जाएंगे वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आपको क्या नजर आ जाएगा, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। वो मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी ये ज़्यादा थिक हुई है। अब इसमें क्या होता है, आपका सेंटर में आपके जो मेसेंजियल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इधर सेंटर में आपकी इन ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, हमारी ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस। इसकी वजह से आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपकी वो आपकी ये स्प्लिट हो जाएगी, और स्प्लिटिंग, और उसके बाद ये आपकी हो जाएगी ये, मतलब हमारी ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस हो गई। अब इसके बाद क्या है, आपका ये आपके इसने देख लिया आपने इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास, इसके बाद इसी को सैंपल को लेके चले गए आपके इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तरफ। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में आपको क्या नजर आएगा, जहाँ पे आपके ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका डेपोजिट हो रहा है, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगी आपकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस पॉजिटिव। अब कॉम्प्लीमेंट आपका ये आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आपका डेपोजिट हो रहा है टाइप 1 के अंदर। तो टाइप 1 के अंदर आपका डेपोजिट हुआ आपका सब एंडोथीलियल, तो सब एंडोथीलियल डेपोजिशन की वजह से आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और जहाँ पे आप हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका डेपोजिट होता है, आपने देखा था हमारी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर, उसके बाद एक दो और में हमने देखा था ये हमारी ये, उसमें क्या होता है आपका जहाँ जहाँ पे आपका ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका डेपोजिट हो रहा होता है वहाँ पे हमारी आ जाती है ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो आपको यहाँ पे ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको नजर आ जाएगी, ये वाली हमारी। अब उसके बाद आपका जो है पेशेंट है इसी के अंदर आप अब टाइप 2 के अंदर आपको वहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका डेपोजिट नहीं हुआ, आपको वहाँ पे C3 डेपोजिशन है, तो वो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी। और उसके बाद अब पेशेंट जो है ये आपका हो गए साइन एंड सिम्टम्स, लेबोरेटरीज वगैरह होगी हमारी। अब जब पेशेंट है उसके अंदर आपने उसको ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में क्या है, सिंपल से आपका जो यहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम आपका ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, आप इम्यून सिस्टम को लेस एक्टिवेट कर दें। उसके लिए आप क्या कर देंगे, वहाँ पे हमारी इम्यूनो कंप्रेसिव या फिर इम्यूनो सुप्रेसिव आपकी थेरेपी वगैरह आप वहाँ पे करवा लें। उसके बाद आप पेशेंट जो है उसको स्टीरॉइड्स वगैरह दे दें, प्रेडनिसोलोन वगैरह आप वो दे दें पेशेंट को, और उसके बाद आपके जो साइन एंड सिम्टम्स है आप उसको ट्रीट करें। अब इसमें क्या आपका प्रोटीन यूरिया हो रहा है, आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, उसके बाद आपका हीमाचूरिया वगैरह हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर दें, अब अपने हाइपरटेंशन को ठीक करना है, प्रोटीन यूरिया को ठीक करना है, आप क्या कर दें, पेशेंट जो है उसके अंदर रास इनिबिशन करवा दें, किससे, आपकी ये हमारी जो है एस इनिबिटर से। अब एस इनिबिटर्स क्या करेंगी, आपकी वहाँ पे प्रोटीन यूरिया को भी कम करेंगी आपकी, उसके बाद हमारी ये जो है आपका हाइपरटेंशन जो है उसको भी ठीक करेंगी, उसके बाद आपका कुछ अमाउंट ऑफ आपकी जो है ये हमारी जो आपकी हिमाचूरिया हो रहा है इसको भी आपका ठीक करेंगी, और बाकी साइन एंड सिम्टम्स आपके ऐसा ऐसा खुद ही ठीक होते रहेंगे। बाकी आपने क्या करना है, आपने सिंपल से इसमें याद रखना है कि टाइप 1 जो है वो आपकी होगी बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस, आपकी इन्फेक्शन पहले से थी, उसकी वजह से आपकी टाइप 1 हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगा, आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है आपके वो डेपोजिट हो जाएंगे, और वो होंगे कहाँ पे, हमारी सब एंडोथीलियल, और उसकी वजह से आपकी वहाँ पे हो जाएगी ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और टाइप 2 में क्या हो जाएगा, आपका डेपोजिशन नहीं होगी, बस क्या हुआ है आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम के अंदर आपका या तो ये आपका म्यूटेटेड है, या फिर इसमें क्या है आपकी ये IgG एंटीबॉडीज़ आपकी आ रही हैं, और वो क्या कर रही हैं आपकी वहाँ पे इसको स्टेबलाइज कर रही हैं। स्टेबलाइज जैसे होगा ये क्या करेगा, आपके C3 जो है उसको ज़्यादा आपका कन्वर्ट कर रहा होगा C3A और C3B में। आपका C3 मतलब आपका ज़्यादा एक्टिवेटेड है, और उसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर ज़्यादा एक्टिवेटेड है तो ये आपकी वहाँ पे ज़्यादा डेपोजिट और आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ये आपकी किडनीज़ को डैमेज करना शुरू कर देगा, और इस केस में आपकी यहाँ पे डेपोजिशन होती है आपकी इंट्रामेम्ब्रेनस C3 डेपोजिशन। अब आपका C3 ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आपके ब्लड के अंदर आपका कम होता रहेगा, तो आपको इसके अंदर हाइपोकॉम्प्लीमेंटीमिया नजर आएगी, और वो किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ C3 की। बाकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके बिल्कुल आपके जो है वो नॉर्मल होंगे, C1 वगैरह आपके वो वहाँ पे हमारे सारे नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद ये इंट्रामेम्ब्रेनस डेपोजिशन की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हमारी डेंस डेपोजिट डिजीज़। और उसके बाद ये जो है आपका अगर पेशेंट आप इसको ठीक नहीं करते तो वही हमारी बात होगी, आपका ये चला जाएगा एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ। और इसमें हमने पहले देख लिया हमारा ये क्या करता है, अगर आप पेशेंट को ट्रीट नहीं करते तो ये हमारा चला जाता है उधर हमारा ये रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। साइन एंड सिम्टम्स हो गए इसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट हो गया, और उसके बाद पेशेंट के अंदर आपको क्या क्या नजर आएगा। बाकी आपने बस याद रखना है ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर आ रही है ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस के बाद, तो वो है आपकी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, स्टेरॉइड्स वगैरह दे देने हैं पेशेंट को। उसके बाद आपने जो है हाइपरटेंशन इमेचूरिया वगैरह उसको आपने ठीक कर लेना एस इनहिबिटर्स वगैरह के साथ। इसमें यहाँ पे आप देख भी लेंगे हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे हमारी ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये आपकी स्प्लिट हो रही है, मेसेंजियल सेल्स आपके यहाँ पे प्रोलिफरेट हुए, ये आपके अंदर जा रही है, और इसकी वजह से आपकी ये मेम्ब्रेन जो है आपकी ऊपर की तरफ भी आपको वहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और ये नीचे की तरफ भी आपको नजर आ रही है। आपकी ये क्या आ रही है, हमारे यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस नजर आ रही है। और बाकी इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।